टाटा मोटर्स ने टियागो का लॉन्च कर दिया है और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर आनंद कुलकर्णी। थैंक यू सो मच सर थैंक हमारे यू। लिए टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले तो टियागो, इसमें क्या बड़े चेंजेस हैं जो कि अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे? तो टियागो ईवी की बात करूंगा। और टियागो ईवी में हर ईवी में जैसे मतलब द हार्ट ऑफ द ईवी इज इन द बैटरी। तो पहले बैटरी से शुरू करता हूँ। द बैटरी हैज़ द सेम केमिस्ट्री, एलएफपी केमिस्ट्री है, क्योंकि ये भारत के लिए काफ़ी सेफ और सिक्योर बैटरी केमिस्ट्री है। लेकिन हम लोगों ने इसमें चार्जिंग स्पीड्स बढ़ाए हैं, क्योंकि चार्जिंग स्पीड्स बढ़ने से चार्जिंग टाइम कम हो जाता है और उस वजह से लोगों को चार्जिंग में समय कम बिताना पड़ेगा, कम ज़ाया करना पड़ेगा और उसकी वजह से उनके यूज़ केसेस काफ़ी खुल जाएंगे। तो चार्जिंग स्पीड जो है वो 70% इम्प्रूव हुआ है, जिसके वजह से 40% चार्जिंग टाइम में कम हुआ है। एंड इसके लिए हम लोगों ने केमिकल फॉर्मुलेशंस में थोड़ा सा चेंज करा। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हो इंडिया में द हॉटर डेज आर मोर एवरी समर। हर गर्मी के मौसम में हॉटर डेज आर बिकमिंग हायर एंड हायर। एंड इसलिए 45-47 डिग्रीज इन दिनों में काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में भी फास्ट चार्जिंग काम करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, इस तरीके का टेक्नोलॉजी इसमें लेके आए हैं। इसके साथ फिर बाकी जो हम लोगों ने मतलब पिछले 3 सालों में 75,000 कस्टमर्स टियागो ईवी के हैं और उनका सारा जो डेटा देखा और उसको एनालाइज किया। उसके वजह से एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स के तौर पे हम लोग बैटरी में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, मोटर में, इन सब चीज़ों में काम हुआ है। बिकॉज ऑफ विच पहले जो रेंज हम लोग 190 टू 205 बोलते थे, उसको इम्प्रूव करके अभी 205 टू 215 तक की रेंज ले आए हैं, उसी बैटरी में, उसी मोटर के साथ में। सो हाई वोल्टेज सिस्टम में ये सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जब आपने पंच को अपडेट किया था तो उसमें बड़ी बड़ी बैटरी डाली थी। तो टियागो में भी बड़ी बैटरी क्यों नहीं डाली? क्या ये स्पेस की वजह से, छोटी गाड़ी है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी बैटरी भी फिट की जा सकती है, लेकिन हर गाड़ी की एक यूज़ केस होती है। तो पंच ईवी के लिए 40 किलोवाट आवर बैटरी देना ज़रूरी था, उसके लिए उसमें हम लोगों ने बड़ी बैटरी फिट कर दी। लेकिन अगर आप टियागो ईवी के बारे में सोचे तो इस व्हीकल में इट इज़ अ सिटी व्हीकल दैट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर सिटी। 80% ऑफ आवर पीपल यूज़ इट फॉर सिटी एंड इट गिव्स अबाउट 200 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, जो कि हफ्ते भर के यूज़ के लिए काफ़ी हो जाती है। हम लोगों ने देखा कि 60% हमारे जो कस्टमर्स है वो हफ्ते में 200 किलोमीटर चलाते हैं और उसमें एक चार्जिंग में काम हो जाता है। और बाकी उसके ऊपर और 30% ऐसे कस्टमर्स हैं जो 400 किलोमीटर तक चलाते हैं, उनके लिए शायद 2 बार चार्जिंग करना पड़े। तो आज की जो बैटरी है, उस बैटरी को काफ़ी हद तक उनके यूज़ केसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देर इज़ नो नीड फॉर अस टू अननेसेसरली इंक्रीज द बैटरी साइज। रादर उस बैटरी को अगर हम लोगों ने चार्जिंग स्पीड्स बढ़ा दिए तो ज़्यादा आसानी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मुग्धा, कि कस्टमर्स नीडेड लाइफ लॉन्ग वारंटी, अश्योरेंस चाहिए था कि बैटरी ये काफ़ी साल तक, काफ़ी समय तक ठीक तरह से चले। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब काम करके, इस सब चीज़ को वैलिडेट करके, हम लोगों ने लाइफ टाइम वारंटी फॉर द फर्स्ट यूज़र हम लोग लेके आए हैं, जिसके वजह से विश्वास बढ़ेगा और जिसकी वजह से लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस इज़ अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो बायबैक भी ऑफर कर रही हैं। क्या वो भी कभी टाटा मोटर्स सोचेगा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए? तो बायबैक हम लोग कुछ मतलब प्रोडक्ट्स में आप करते हो? नहीं, वी डोंट buy back in the sense of how you are referring to, but we certainly offer our customers through our dealerships and through our specific programs to give them loyalty bonuses, to take the vehicles and to help them get a good
price on their previous vehicles and that continues, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बैटरी एज अ सर्विस भी लॉन्च किया है इस प्रोडक्ट के साथ, तो अभी तक आप जो जितने प्रोडक्ट्स पे देते आए हो BAS, उसका क्या रिस्पांस रहा है और क्या ज़रूरत लगी टियागो में बैटरी एज अ सर्विस लाने की? सो बैटरी एज अ सर्विस हम लोगों ने पिछली गाड़ी के साथ, मतलब पंच के साथ हम लोगों ने अनाउंस किया, लेकिन उसका मतलब द रिसेप्शन इज नॉट great. There have been some inquiries, but battery as a service is essentially a financial product, which anybody can take. It's like a battery on a loan. और वो लोन की किस्तें EMI तो आपको देनी होंगी. So when it comes to all this, people prefer to own the battery rather than go for a battery as a service. But it's a offering that we should also have if somebody wants to take benefit of that, and that's why the battery as a service is available. आपने हमें बताया कि जो चार्जिंग स्पीड है वो तेज़ हुई है, तो वो क्या डिफरेंस आया है उसमें, कितना इम्प्रूव हुआ है बैटरी चार्जिंग स्पीड? तो पहली वाली जो बैटरी चार्जिंग की स्पीड थी, उसके वजह से बैटरी को अगर फुल चार्ज करना है तो आपको लगभग 1 घंटा लगता था, मतलब 57-58 मिनट लगते थे। अब जो स्पीड इम्प्रूव हुआ है उसके वजह से फुल बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 30 मिनट लगेंगे। तो लगभग आई कैन से दैट हर फुल चार्ज में आधे घंटे का इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, आधे घंटे का इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। मुझे ये भी जानना था कि अभी तक आपने जो गाड़ियां बेची है उसमें क्या डेटा निकल कर आया है, कितने लोग घर पे चार्ज करना पसंद करते हैं और कितने लोग बाहर के चार्जर्स भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर परसेंटेज पूरी चार्जिंग में कितना घर पर चार्ज होती है और कितना बाहर? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ओनर्स हैं वो काफ़ी हद तक घर पे चार्ज करते हैं। आज भी यही डेटा दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 94% of the people charge at home. 6-7% of the people जो बाहर इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो फास्ट चार्जिंग यूटिलाइज करते हैं। दूसरा एक डेटा पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि बड़ी गाड़ियाँ जैसे हैरियर ईवी हुई, उसमें फास्ट चार्जिंग का रेट ज़्यादा है, क्योंकि उस किस्म की गाड़ियों को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। So when more and more people use it for longer and longer distances, that time the fast charging certainly gets utilized. And people normally क्या होता है कि whenever you go long distances, 200-250 किलोमीटर के बाद आप बायो ब्रेक के लिए या चाय ब्रेक के लिए आप रुक जाते हो। एंड नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया इसके बारे में कि लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कितना समय रुकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Normally about 35 minutes is the chai and bio break stop. तो उन 35 minutes में अगर आप इतना चार्ज डाल दो कि अगले 250-300 किलोमीटर हो जाए तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो ये कितना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है टियागो ईवी? तो टियागो ईवी फुल चार्ज करने के लिए, एंड फुल चार्ज इज फ्रॉम 20% to 80%, बट दैट्स हाउ द नॉमेनक्लेचर इज, बट दैट टेक्स अबाउट 30 minutes. But कितने चार्जर से? So this is with a 30 kilowatt charger. So even with a 30 kilowatt charger, the car will charge full within a matter of 30 minutes. और ये कितनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, मतलब कितना किलोवाट आवर तक की ये चार्ज ले सकती है? 30 या फिर इसके ऊपर भी जा सकती है? नहीं, देखो ऐसा है कि बैटरी 24 किलोवाट की है, किलोवाट आवर की है। So this battery can charge at 1.2C, इसका मतलब है 30 किलोवाट। So 30 किलोवाट का अगर चार्जर हुआ तो it will go at 100%। उसके बाद आपका भले ही चार्जर बड़ा हो लेकिन आप उसमें उससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे, स्पीड नहीं जा पाएगी। ठीक है, ओके। अभी तक जो आपको समझ में आया है ईवी परफॉर्मेंस देखकर, ईवी की इस्तेमाल देखकर, किस तरह के लोग ईवीज पसंद कर रहे हैं, और क्या जो नए अवतार में tiago.ev आई है ये नए लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाएगी, और कौन होंगे वो नए लोग? जो कस्टमर सेगमेंटेशन हम देख रहे हैं, सो दिस कस्टमर सेगमेंटेशन में 59% ऑफ द पीपल, मतलब 59% लोगों में दिस इज़ अ सेकेंड कार, लेकिन 41% लोगों के लिए ये प्राइमरी कार है, मतलब ये इनके घर की एक पहली गाड़ी है या एकमेव गाड़ी है। और इनका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो ये डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं,
सो ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे गांव में काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोग यूज़ कर रहे हैं. सो यू हैव अ वेरी नाइस मिक्स Diverse. of great diversity, and this is opening up conditions for a lot of people. Now these people, they are all people with fixed routes. मतलब they will go 50 kilometers, 70 kilometers. In normal conditions, जो out of 75,000 customers that we have, मीडियन लोग जो है वो 50 किलोमीटर्स ऑन अ डेली बेसिस चलाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हर रोज का चलाते हैं. सो इट इज़ अपीलिंग टू people with a limited mobility requirements. It is also appealing to people with high mobility requirements, but who have extremely fixed and control of their charging process also. And then there are some people who want to use it for long distance exploration also. Matlab, I personally know some people who go for 500 700 kilometer long drives. They plan their drives well in advance, but वो भी होता है. अगर हम यूरोप से थोड़ा सा डेटा लें तो वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं ईवीज़ की वजह से. सो मच सो कि कुछ ऐसी छोटी गाड़ियाँ जो वहाँ पे पहले पॉपुलर होती थी बंद हो गई, अब वो वापस नए अवतार में ईवी फॉर्म में आ रही हैं. आपको लगता है कि भारत में भी छोटी गाड़ियों में ईवीज़ का एक बेटर सेंस बनता है? एज अ सिटी कार दे मेक गुड सेंस. It certainly does, because और क्या आपको लगता है बिकॉज फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ईवी की तरफ रुझान बढ़ेगा? सो फ्यूल प्राइसेस की वजह से सर्टनली पीपल स्टार्ट थिंकिंग. एंड हम लोगों ने ये भी देखा है इन द पास्ट ऑल्सो, इफ यू लुक एट इट, कि व्हेन पीपल शिफ्ट टेक्नोलॉजीज, दैट शिफ्ट इज नॉट मोमेंटरी, that shift is permanent. Matlab, once you have shifted, it establishes a new baseline. So that is it is still early, but hopefully in the next few weeks to months we will get to know exactly क्या होने जा रहा है. But coming to your question about smaller cars, and I think there are different kinds of mobility needs. With our cities becoming so congested, uh, people will certainly look for small format cars which are easy to maneuver in the traffic, which are easy to park. Matlab, today you see, and I don't know about you, but whenever you decide to take a car, the first thing that comes to your mind is parking kahan hogi. And if I have to park a car, then will I be able to find the parking slot closer to where I want to do my work or not, or will I have to walk a lot? And that's a whole lot of things going on in your minds at a subconscious level. So small format cars are certainly useful, but with a growing economy, with an improving economy, there are a lot of people who also want to explore outside, and therefore the mobility needs cannot be served only by a single car, and hence larger cars are also going to be useful. But certainly for city applications, urban use cases, a small format car like the Tiago makes imminent sense. अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल वापस अब tiago.ev के ऊपर है कि आपने फीचर्स उसमें ऐड किए हैं, लेकिन क्या इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स में कोई बदलाव आया है? क्या इसके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ बदलाव आया है? ड्राइविंग डायनामिक्स वाइज द हार्ड पॉइंट्स, मतलब जिसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे सस्पेंशन का सामने वाला पॉइंट हुआ, पीछे वाला पॉइंट हुआ, उसका व्हील बेस हुआ, दोज पॉइंट्स हैव रिमेन्ड द सेम. बट बदलाव ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरली रिजिड करना पड़ा है प्लेटफॉर्म को, तो उस स्ट्रक्चरल रिजिडिटी की वजह से राइड कंफर्ट में भी सुधार आता है. बिकॉज देन द बॉडी डज नॉट फ्लेक्स एज मच एंड इट बिकम्स मोर ट्रूथफुल इन द सेंस ऑफ allowing softer springs etc. to run. We have also used dual path suspension struts. अब dual path suspension struts का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग स्मूथ रोड पे चल रहे हों तो उसका जो मूवमेंट होता है बहुत हल्का होता है, तो उस टाइम पे आप अगर स्टिफ स्प्रिंग के ऊपर हो तो इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल फील. सो एट दैट टाइम इफ़ यू आर ऑन सॉफ्टर रबर or a softer spring, rubber is also a type of spring, right? So softer spring, then it feels very comfortable. But when you go over a speed breaker, which is a large feature, or on a pothole, which is also a large feature, that time the mainspring will come into action. So as a result of this, it gives a very comfortable ride. The other thing that I would certainly want to say is, because the structural rigidity has improved so much, and the battery itself adds to the structural rigidity. Today the stiffness, torsional stiffness on the car is very, very high. Matlab, for this small car, it is about 17.5
kilonewton meter per degree. This used to be, by the way, in just about 15-20 years back, what very high end premium expensive cars used to be. So that effect in refinement and driving dynamics is fantastic. ओके और अगर फीचर्स की भी बात करें, जब हमारी बात हो रही थी तो आपने हमें बताया था कि इसमें जो रियर एसी वेंट देना है उसके लिए भी आपको कुछ बदलाव करने थे इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर में, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। सो गाड़ी छोटी है, ड्राइव्स छोटे होते हैं, so we need to have comfort, we need to have comfortable condition, and because our cities are becoming so hot, I think the feature of a rear AC vent is very well appreciated. Now we had to lay it down, मतलब AC यूनिट सामने होता है, उसको ले डाउन करके उसको कंसोल को और कंसोल के पूरी रचना को सोच के बनाना पड़ता है. So that was a additional work that we had to do, but hopefully it will turn out into a feature that our customers appreciate. You know, जो ये हैचबैक सेगमेंट है उस पर लोगों का फोकस पिछले कुछ सालों पे कम रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये हैचबैक सेगमेंट, अब आप नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आपने इसमें आइस भी दिया, सीएनजी भी दिया, ईवी भी लेकर आए, क्या लगता है इस सेगमेंट में अब भी स्ट्रेंथ बाकी है? देखो, पिछले कुछ सालों से कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ या एसयूवीज़ का थोड़ा परसेंटेज बढ़ रहा है, बट इवन देन हैचबैक इज स्टिल एट अबाउट 20%. सो इट इज़ स्टिल अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ आवर मार्केट. एंड अगर आप देखो पूरा मार्केट का अगर टोटल वॉल्यूम देखो तो आज भी 10 लाख के करीब करीब गाड़ियाँ बेची जाती है. तो आगे चल के वी माइट सी इफ़ द ऑफरिंग इज़ राइट and people are able to sense that this is a good value, it may grow slightly. Even then, at 10 lakhs or 12 lakhs or 1.2 million, it's a large enough size. Therefore, why is it so popular? Because as an entry level, somebody who migrates from a two-wheeler into a four-wheeler, this is the car that he will look forward to. So we have to give more premium features. We have to make the desirability quotient on that, and that's the entire purpose. ओके अब आपने किस तरह का प्रोडक्शन प्लान किया है टियागो ईवी के लिए, सो दैट लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए मेरा सवाल है. सो प्रोडक्शन के नंबर्स के बारे में हम लोग इतना ही बोलते हैं नॉर्मली, एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड से लाइक दिस, कि व्हेनेवर वी मेक अ न्यू कार वी हैव सॉर्टेड आउट व्हाट द नंबर्स वुड लुक लाइक. सो whatever would be the demand, we will be able to support that. That should not be a problem. और जो आपका सर्विस नेटवर्क है उसमें ईवीज़ आप अब काफ़ी सालों से ईवी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है, क्योंकि टाटा मोटर्स के खिलाफ ये कंप्लेन आती रहती है कि सर्विस सेंटर पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ईवी कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में? सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पिछले 1.5 साल से सर्विस में सुधार आए, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश का नतीजे में निकल के आ रहे हैं. मतलब वी आर सीइंग रिजल्ट्स आल्सो, बट वी स्टिल हैव टू वर्क. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड, सर्टनली नॉट. सो हम लोगों ने क्या किया है कि ईवीज़ के लिए डेडिकेटेड बेज एलोकेट किए हैं. ट्रेनिंग्स काफ़ी हद तक वी हैव इंटेंसिफाइड द ट्रेनिंग, सो दैट सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका डायग्नोसिस जल्दी से हो जाना चाहिए, और डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो उसको अटेंड भी इमीडिएटली कर लेना चाहिए. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स है, फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं, उनको हम लोगों ने पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है. डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूव हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग जो उसके लिए होनी चाहिए वो भी बहुत in depth and right down to the ground level we have managed to make it happen. We are also trying to solve some problems for availability of batteries or high voltage architecture. High voltage architecture field में हम लोग we don't open up because it needs specific cases, it needs special attention because it's all high voltage. So that is one problem that we currently have to solve, and we are working on it. It should get solved very soon. और एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, हाँ. उसमें
कई बार ग्लिचेस आए हैं, स्पेशली ईवीज में हमने देखा है कहीं कहीं लोग कंप्लेन करते हैं। तो क्या काम आप उस पर कर रहे हैं कि वो ग्लिचेस नहीं आए और लोगों का जो ये उनका जो इंटरफेस है, जो उनका सिस्टम है, वो स्मूथली काम करे? So, I mean, I don't want to sound defensive, but पिछले 5-6 सालों में सॉफ्टवेयर गाड़ियों में काफ़ी हद तक बढ़ा है. There has been an explosion of the amount of software that cars have had, and in some cases glitches were noticed, but we have worked on it proactively and we have made sure that all the known glitches were sorted out. Now, what happens is once you have use cases of what is actually happening, you would tend to do a SDCA or a PDCA. PDCA मतलब Plan, Do, Check, Act, and the SDCA means you make sure that whatever you have found does not happen. So all of those things are in place. I would only like to tell you that, for example, with all these changes, whatever cars are being launched, they haven't had difficulties at all, and the problems that we used to have in the past are now well taken care of. And not only that, but we have to implement these changes on our existing customers. So we are also releasing softwares for them to improve their cars, and in a lot of cases customers are happy, but wherever there are any difficulties, we are committed to solve them. All right, Mr. Kulkarni, thank you so much for taking time out and Thank you so talking to us. much. Thanks a lot. Thank you.